us finally begin with the first class of answer writing. मैंने पूरी क्लास को आज अपने आप से बैठ के डिजाइन किया है. Those of you who don't know me, myself Priyanshi Rosaria and I'm giving free content for tier 2 examination of EMRS. तो किसी को भी अगर फ्री कंटेंट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे अब रेगुलरली कुछ ना कुछ पोस्ट होता रहेगा. आज मैंने सब कुछ डिजाइन किया है. अब मैंने प्री क्लास रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया है. आज रात को मैं 2 क्लासेस को रिकॉर्ड कर दूंगी. एक क्लास तो अभी चली जाएगी, एक क्लास कल मॉर्निंग में जाएगी. इट इज रिगार्डिंग दी free initiative for answer writing and a small thing also कि many of you maybe don't know this और वो मुझे शायद थोड़ा बहुत कमेंट इस तरीके का कर रहे हैं कि आप पढ़ लीजिए, वीडियोस मत बनाइए, ये सब मत करिए, आपको क्या करना है, आपको मतलब पढ़ाई करना होता है तो निकल जाता है ये वो. तो देखो, those of you who don't know me, I am already working. I have completed my studies. मेरा PhD पेंडिंग है. 2026 तक का मेरे पास टाइम है एनरोल होने के लिए. और इसके अलावा I am also working under डॉक्टर NP सिंह, रिटायर्ड IAS ऑफिसर है भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए. मैं उनके लिए ट्रेडिशनल नॉलेज में बुक्स को डेवलप कर रही हूँ फॉर द साइंस सब्जेक्ट. ठीक है. इसके अलावा भी आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद मेनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. उनके नाम मैं नहीं ले सकती हूँ फॉर द यूपीएससी कंटेंट एंड आई एम डूइंग द रिव्यूइंग पार्ट. सो दैट इज इट अबाउट मी. नाउ लेट अस बिगिन विद द क्लास फाइनली. और मैंने स्ट्रक्चर कर लिया है कि बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग को कैसे कर सकते हो. कुछ तो मैंने हिंट्स दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें मैंने थोड़े बहुत अपने हैंड नोट्स और ये सब वीडियोस पोस्ट किया हुआ है, वो कंटेंट डाला हुआ है. अब आप बात कर लेते हैं कि हम फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें. और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि क्वेश्चंस जो हैं वो एनालिटिकल पूछे जाने वाले. वो 12th या 11th क्लास के बोर्ड के बच्चों जैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सबका क्वेश्चन ये भी था कि स्केड्यूल में जो क्वेश्चन साइड में मैंने 2-3 मार्कर लिखा हुआ है वो क्या है. वो सिर्फ रेफरेंस है, वो क्वेश्चंस नहीं है. मतलब वो सिर्फ एक स्केड्यूल में पार्ट है रेफरेंस का कि ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्कर हो सकते हैं. मतलब बहुत ईजी टाइप जो एनालिटिकल एस्पेक्ट में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, आज आपको पूरे क्लास में पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट्स फाइनली बिगिन विद द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर्स, दैट इज मोशन. जो मैंने उसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज तो ऑलरेडी डाल दिया था. अब आप उसके एनालिटिकल पार्ट पे बात कर लेते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन होता क्या है. तो मोशन और उसके टाइप्स क्या होते हैं. मोशन क्या होता है कि 2 तरीके से हम बात करते हैं, रेस्ट पे और मोशन. मोशन मतलब मूवमेंट. ठीक है. तो मोशन क्या है. एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. अगर रेस्ट की बात करते हैं, जब कोई चीज मूव नहीं कर रही होती है, रेस्ट पे होती है, तो उसे क्या बोलते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ओवर टाइम. टाइम के समय से, इसमें हिंदी के लिए जिसको कंटेंट चाहिए वो मिलेगा. ठीक है. टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट में नहीं है तो उसे हम बोलते हैं किसी बॉडी को रेस्ट पे रखा रहना. जैसे कि कोई टेबल है, कहीं पे अपनी पोजीशन पे रखा हो तो वो बॉडी रेस्ट पे है. ठीक है. अब मोशन देखो क्या होता है. A body is considered in motion if its position changes continuously relative to its surrounding or an observer as the time progress. ठीक है. एक बॉडी जो टाइम के साथ मूवमेंट कर रही है उसमें उसे हम बोलते हैं मोशन में. रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है. कैसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट है देखो, आप कंसीडर करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लू भी डाला हुआ है, आप वीडियो के रेफरेंस के थ्रू देख सकते हो. जैसे आप देखो, एक घर है, वो एक जगह पे है. ठीक है. ये ट्री है, वो एक पोजीशन पे है. घर है, वो भी एक पोजीशन पे है. तो ये बॉडी रेस्ट पे है. बस खड़ी है या इंसान खड़ा है तो वो पोजीशन रेस्ट पे है. लेकिन यही इमेजिन करो आप कि आप बस के अंदर हो और बस चल रही है, या आप ट्रेन के अंदर हो और ट्रेन मूवमेंट कर रहा है, तो क्या होता है. देखो, इफ अ पर्सन इज सिटिंग इन अ मूविंग बस एट रेस्ट और इन मोशन. ये आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि अगर आप बस के अंदर बैठे हो, लेकिन आप तो एक पोजीशन पे हो, आप बैठे हो और बस चल रही है, तो क्या आप रेस्ट पे हो या आप मूवमेंट में हो. दैट यू विल डिसाइड. देखो क्या होता है, व्हेन अ बस passes someone standing on the sideway, it momentarily block the person's view of the object and across the street. This helps the outside observer detect the bus movement. If the ride is smooth enough, that child may even realize that the bus is moving unless he looks outside the window. तो वो भी तो मूव कर रहा है ना उसके साथ साथ, लेकिन वो रेस्ट पे है. ठीक है. टाइप ऑफ मोशन क्या होते हैं. 2 टाइप के मोशन होते हैं. एक 1 डायमेंशनल मोशन होता है, एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल मोशन. 3 तरह के होंगे आपके. 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन चेंजेस इन अ सिंगल डायरेक्शन. सिंगल डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब एक्स वाई एक्सिस में एक्स पे सिंगल डायरेक्शन में तो मूवमेंट चेंज हो रहा है. जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टली आप कंसीडर करो, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक. ठीक है. ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली इस तरीके से. ठीक है. लिफ्ट मूविंग अप ऐसे.
ठीक है। किसी भी एक प्लेन पे जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं वन डायरेक्शनल मूवमेंट। जैसे आप देख लो ट्रैक पे या कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब गिराते हैं उसको तब, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, ये होता है ना, या तो इधर चल रहा होगा या इधर चल रहा होगा या ऊपर से नीचे फॉल कर रहा होगा, ठीक है, या इस डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो ये होता है वन डायरेक्शनल मूवमेंट। अब टू डायरेक्शनल मूवमेंट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन चेंजेस इन टू डायरेक्शन मूविंग विद द प्लेन। टू डायरेक्शन मतलब एक ये वाला डायरेक्शन, एक ये वाला डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो मोशन है ना एक्स वाई डायरेक्शन, तो उसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल देख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन और बॉल थ्रोन एट एन एंगल। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो आप बॉल को ऐसे फेंकते हो ना, मतलब आप क्रिकेट की का इमेजिन करो, तो बॉल को जिस डायमेंशन में फेंक रहे हो, ऊपर भी जा रही है सामने भी जा रही है, तो वो टू डायमेंशनल मोशन हो गया। इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट होती है, ठीक है, हाइट होती है, इनिशियल स्पीड होती है, फाइनल स्पीड होती है। इनिशियल स्पीड को हम यू से डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं, फाइनल स्पीड को हम बी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है कि हम टोटल स्पीड निकालेंगे तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, हायर क्लासेस का है, आपको नहीं जानना है, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। मतलब टू डायमेंशनल क्या हो गया। थ्री डायमेंशनल मोशन देखो, द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन चेंजेस इन थ्री डायरेक्शन अलाउइंग द मूवमेंट थ्रू स्पेस सच एज बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। देखो थ्री डायमेंशनल कैसे, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है और मिडिल में भी है। मतलब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, मतलब डायरेक्शन समझो, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, तीन डायरेक्शन में हो रहा है ना मूवमेंट, तो उसे हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। आपको तीनों डायमेंशन समझ में आ गई। आपको सिर्फ उनकी डेफिनेशन से उनके एग्जांपल्स याद करने और उसके ग्राफ याद करते हैं। आपसे कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं पूछा जाएगा, नीट आईआईटी जेईई ऐसा कुछ आपका एग्जाम नहीं है, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए और एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए कि उसे होता क्या है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें 3 या 4 पॉइंट्स एमसीक्यू के बेसिस पे बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मैंने इस पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एनालिटिकल कैसे पूछ सकते हैं 2 मार्कर या 3 मार्कर में, तो वो आप नीचे भी जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तब आप देखोगे। मेरा आई थिंक चार्जिंग इसकी खत्म हो गई है, वेट। सो फाइनली द सेकंड माइक इज वर्किंग। नाउ कम टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसका डेफिनेशन क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। और इसमें कोई या तो डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर आपके एमसीक्यूज के लिए कीवर्ड्स पूछेगा कि क्या ये होता है, क्या ये नहीं होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। ए से बी तक टोटल जितनी पोजीशन में आप गए, ए से बी पे आप या तो बहुत दूर घूम के जाओ या फिर छोटे से डिस्टेंस से जाओ, आपका वो डिस्टेंस कंसिडर किया जाएगा कि क्या आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी उस पर, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या होती है, क्या इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऑलवेज पॉजिटिव, ये बहुत की वर्ड देखो क्या क्या है कि हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस पे। डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है, आप खुद सोचो, डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है, मतलब लॉजिक नहीं है इस चीज का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। आप यहाँ से पूरा घूम के आए 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट रूट है, ये आपका डिस्टेंस है। लेकिन आप शॉर्टेस्ट यहाँ से यहाँ आ गए 2 किलोमीटर सपोज इसके बीच में, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या इसके पास डायरेक्शन होता है, ये आप मुझे बताओ। कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो। इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों हो सकता है, तीनों हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो ये एग्जांपल मैंने आपको ऊपर समझाई दिया। स्पेशल केस के कंसीडर कैसे कर सकते हैं। स्पेशल केस क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग और पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग की पोजीशन है वही उसकी एंड की पोजीशन है, तो उस केस में क्या होगा कि डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। कैसे डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा हम पाथ कंसिडर करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। और ये तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नाउ द सेकंड थिंग इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब वो स्कूल वाला यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसा, तो वो क्या होता है। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं, तो वो क्या होता है। तो अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस मतलब जितने इंटरवल्स में बॉडी मूव कर रही है उतना ही टाइम लग रहा है हर जगह पहुंचने का, ठीक है। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब उसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी, जो टाइम है उसके हिसाब से उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन इज जीरो। जब स्पीड ही नहीं चेंज हो रही तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। क्यों हो गया एक्सीलरेशन जीरो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन
वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी जब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सब जगह सेम ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा ही ना। तो फॉर्मूला क्या है, इन सच मोशन द पाथ लेंथ कवर्ड इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी। ये तो सबको जग जाहिर है डेफिनेशन कि क्या होता है इसके बीच का, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन जीरो हो जाती है क्योंकि सेम स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन टाइम। देखो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आप याद कर लो, ये तो आता ही है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है या फिर डिस्टेंस का टाइम के साथ जो ग्राफ होता है, यही क्वेश्चन पूछता है आपसे। ये नहीं बोलेगा कि चलो ग्राफ बना के दिखाओ, नहीं, आपसे पूछेगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, ठीक है, या इज रिलेटेड टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मैंने नॉन यूनिफॉर्म बोल दिया, और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ भी यूनिफॉर्म होता है क्योंकि वो डिस्टेंस के साथ टाइम के साथ में सेम रहते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। कैसे अनइक्वल, वो 3 डायमेंशंस में मूव करेगा। अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इक्वल टाइम इंटरवल है लेकिन डिस्टेंसेस अनइक्वल, अगर एक है तो एक के बाद 2 चल रही, 3 चल रही, 4 चल रही, ऐसा हो रहा है, ठीक है। दिस मोशन इन्वॉल्व्स अ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी होगा तो क्योंकि उसमें इनिशियल फाइनल दोनों पोजीशन आ जाएंगी वेलोसिटी की, तो उसी की वजह से एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, कि पहले वो 30 की स्पीड से चल रही थी, अब वो 40 की स्पीड से चल रही है, अब वो 50 की स्पीड से चल रही है, फिर वो 30 की स्पीड से होगी, मतलब चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी उसी के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। Uniformly variable motions refer to the motion with constant acceleration and can either be rectilinear, straight line में भी हो सकता है, curvilinear, सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरीके के हो सकता है, या तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर मतलब सर्कुलर मोशन में भी ग्राफ हो सकता है, ठीक है। इन रेक्टिलिनियरली इन यूनिफॉर्म वेरिएबल मोशन ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। उस टाइम पे डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है जब हम रेक्टिलिनियरली यूनिफॉर्म की बात करते हैं तब, ठीक है। वेलोसिटी चेंजेस एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म में, ये इसकी कंडीशन है, हमने ऊपर पढ़ भी ली। अब इसकी ग्राफ देख लो, डिस्टेंस टाइम फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखो, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जहां पर एक्सेलरेशन सेम है और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का है, मतलब एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है बट टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इसमें यूनिफॉर्म रहता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इसमें यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट मींस वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है तभी तो एक्सेलरेशन से चेंज नहीं हो रहा है ना। ये आप देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, एग्जांपल, ये कॉइन वाला तो आप एक्टिविटी से भी पढ़ लेना, एनसीईआरटी में अगर आपको एक्टिविटी दी हो तो वहां से आप पढ़ सकते हो कि क्या द फिंगर शुड मूव इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सो दैट द कार्ड इज नॉट टिल्टेड, ठीक है। अब आप जब कार्ड पे फोर्स लगाते हो तो क्योंकि वो तो बॉडी रेस्ट पे थी, तो जब वो रेस्ट पे थी तो सीधा नीचे गिरेगी ना, वो तो मूव नहीं किया आपने, तो कार्ड को मूव किया ना, कार्ड पे फोर्स मारा है ना, तो जो बॉडी रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे रहेगी, इसलिए पानी का में कॉइन गिर जाता है, ठीक है। ये तो इसका एक्सपेरिमेंट है, उसमें आप पढ़ लोगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एन ऑब्जेक्ट ईदर रिमेन्स एट रेस्ट, जो ऊपर था, और कंटिन्यूज टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जो यहाँ पर है, अनलेस एक्टेड अपॉन अ फोर्स। यूनिफॉर्म मोशन कैसे होता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यू रेस्ट पे ही रहेगी, लेकिन अगर वो मूवमेंट में है तो कंटिन्यूअसली मूव ही करती रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, अनलेस उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, ठीक। अगर ये पेंसिल है यहाँ पर एक जगह पे रखी है, या एक टेबल है वो एक जगह पे रखा है, तो वहीं पे रखा रहेगा जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते नहीं हो उसे खिसकाने के लिए, ठीक है। या फिर कोई कार है, जब तक वो एक नॉर्मल स्पीड से चल रही है तो वो तक चलती रहेगी अंटिल अनलेस आप उस पर एक्सेलरेट नहीं करते हो या उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हो तब तक, ठीक है। ये देख लो, ये नॉर्मल को बोलते हैं, इसको मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतनी को बैलेंस करने के लिए ग्रेविटी नीचे फोर्स लगाती है विद द मास, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब आपका कोई मूवमेंट हो रहा होता है आगे के साइड में, या आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो आगे के साइड पे, तो उतना ही फोर्स बैकवर्ड भी लगता है, लेकिन क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया है वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली जितना फोर्स बैकवर्ड लग रहा होता है, तो वो आप मतलब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे वैसे तो इसको, तो वो फोर्स पे
नेग्लेक्ट कर देता है पीछे वाले फोर्स को। सिमिलर आप एग्जांपल सोचो, आप सोचो कि अगर मैंने इसे यहाँ पर रखा हुआ है तो क्या इस पे नीचे फोर्स नहीं लग रहा होगा? ऑफ कोर्स लग रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने इसे यहाँ से पकड़ा हुआ है तो मेरा फोर्स ज्यादा है इधर, इसलिए ये गिर नहीं रही है। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है ये। Forces are balanced, velocity is constant and acceleration is zero in this case, जहां पर थर्स्ट भी लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, वेट फोर्स भी लग रहा है और सपोर्ट फोर्स भी हो रहा है, तो फोर्सेस सारे के सारे बैलेंस है, जिसकी वजह से वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो है। कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी ही तो होता है एक्सेलरेशन, तो जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है फाइनल इनिशियल, तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो ही गई ना, नॉर्मल सी बात है। कुछ फैक्ट्स है वो आप याद रख लो। नो फोर्स इज नीडेड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है या फोर्स नहीं लगता है, ये सिंपल सी बात है। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड। सिंपल है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन पे यूनिफॉर्मली चल रहा है तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस कवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे। डिस्टेंस कैन बी इक्वल और एक्सीडेड और एक्सीड डिस्प्लेसमेंट बट कैन नेवर बी लेस देन इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी उससे कम नहीं हो सकती, ये याद रखो आप। क्यों कम नहीं हो सकती? इसका एक रीजन है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा जो मेन डिस्टेंस है उससे कम ही रहेगी, तो अब आप उससे भी शॉर्ट तो कुछ ला नहीं सकते, तो हमेशा यही होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उससे डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, वेयर एज द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये दो पॉइंट तो मतलब कीवर्ड बोल के पी जाइए। रिलेटिव मोशन क्या होता है? ये हायर कॉन्सेप्ट का है और ये 12th में भी आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है कि रिलेटिव मोशन डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर। एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो सामने वाले दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या फोर्स है, क्या एक्सेलरेशन है, क्या वेलोसिटी, उस पर डिपेंड करता है दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, when both object A and B are in motion, suppose दो ब्लॉक से दोनों मोशन में है, the relative velocity of an object B with respect to object A, that is VBA नीचे लिखा होगा, is the rate of change of the position of B related to A। ये देखो, अगर ऐसे कुछ लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी B की है वो रिलेशन में है A के। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? VBA यहाँ पे होगा is equal to VB minus VA। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब देखो दो ऑब्जेक्ट मतलब दो ट्रेनें इधर उधर, आपने मैथ्स के अगर थोड़े बहुत स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें पता होगा कि दो ट्रेनें पास कर रही हो तब हम उसे पूछते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, या दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तब कौन सी होती है? दोनों प्लस होती है, दोनों माइनस होती है। ये सब मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आप फिजिक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हो कि एक का फोर्स दूसरे की फोर्स पे मतलब कैसे इंपैक्ट करता है, कैसे ये रिलेटेड है, इसको बताता है फिजिक्स। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में क्या होगी? दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो सेम डायरेक्शन में मूव करती है वो माइनस होता है। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एक का पॉजिटिव एक का माइनस लेते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी -25 इज इक्वल टू 25, सॉरी -35, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके मूव कर रही है, इस वजह से। अगर ये इधर ही मूव कर रही होती तो हम इसे प्लस कंसिडर करते, तो ये 60 आ जाएगा। सेम यहाँ पे आप एग्जांपल दे लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है या ऐड होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है। ठीक है, अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं एमसीक्यू पार्ट पे या फिर क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मॉडल आंसर। इसके जस्ट नीचे देखो, आप सिंपल सा क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वन डायमेंशन फॉर्मूला। वन डायमेंशन मतलब एक ही प्लेन पे, ठीक है, एक्स एक्सिस। अ कार मूविंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, हाँ क्योंकि एक ही प्लेन है, मैं आपको बताया भी था ऊपर। ठीक है, अ बर्ड फ्लाइंग 3 डायमेंशन, अ पर्सन वॉकिंग इन अ पार्क 2 डायमेंशन। ठीक है, पर्सन है और पार्क है। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ मोशन डज एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। चलो ये आप बताओ, इस तो मैंने आंसर दे दिया। अभी मैंने ऊपर बताया था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल है, तो यूनिफॉर्म मोशन है, जिसकी वजह से ग्राफ हमारा कैसा बन रहा था? ऐसा बन रहा था या ऐसा। ठीक है, क्योंकि चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, तो नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो सिंपल, ये मैं कैसे छुपाऊं,
हो ही नहीं सकता। ठीक है, इफ अ कार ट्रेवल्स 100 meters in 5 seconds, व्हाट इज इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी? देखो आप सिंपल से देखो, वेलोसिटी का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या स्पीड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एस इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी, हमने पढ़ा था ना अभी। तो आप इसको ऐसे कर लो, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। सेम विद दिस, ये आपको खुद करना है। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने आपको बताई दी थी, ये आपको जब मैं पीडीएफ दे दूंगी तब आप करना। दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो इफ, कब कौन सी कंडीशन में मैंने बताया कि जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दो सेम हो। और ये कब होता है? जब हमारा सर्कुलर पाथ होता है, या फिर इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, यस, इट रिटर्न्स टू अ स्ट्रेट पॉइंट, यस, स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अब आप बोलोगे इन दोनों में कंफ्यूजन है मैम, कैसे हो सकता है कि इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ? अब ये बोल रहा है कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन इसने ये तो नहीं बताया कि इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया था उसने, ये तो कहीं नहीं बोला इसने। लेकिन इट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये इसने बोल दिया ना कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया था मैडम और यहाँ पे पहुंचा, लेकिन फिर यहीं पे वापस आ गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जाने का जितना था वहां से वापस आने का जितना था, इसलिए जीरो हो गया। अब इसने बोला इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, लेकिन सर्कुलर पाथ में इसने एक ने यहाँ से स्टार्ट किया, एक ने बी से स्टार्ट किया, बी जाके यहाँ पर आया, ए जाके इधर आया, तो कैसे डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया? ए टू बी का डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। सिंपल, समझ में आया आपको? ए है, ये बी है, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, लेकिन इसका यहाँ से यहाँ का पोजीशन तो 2 किलोमीटर होगा। सपोज ये 3 है, ये 3 है, तो इन्हें मतलब सर्कुलर पाथ में आपने ये नहीं डिस्क्राइब किया है कि कहाँ से कौन स्टार्ट कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर बी है। चलो अब तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका आप सब लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से, कि मैम बताइए आंसर राइटिंग करे कैसे और क्या हो सकता है जिससे हम बेटर आंसर्स को प्रोड्यूस कर सके। तो हियर इट कम्स फाइनली द कॉन्सेप्चुअल आंसर्स। आप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा कि आप डिस्टेंस को एक्सप्लेन कर दो, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर दो, या अगर पूछेगा भी तो 1 मार्कर में पूछेगा, डिफरेंशिएट करने के लिए बोल देगा, या पूछ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं पूछेगा, डेफिनेशंस तो डेफिनेटली पूछ सकता है, अगर 1 मार्कर देगा तो आपको एग्जैक्ट सटीक डेफिनेशन याद होनी चाहिए विद एग्जांपल, विद ग्राफ। ठीक है, नाउ कम टू दिस पॉइंट जिसमें अगर मैं सोचूं, मैं कंसिडर करूं, अगर 2 मार्कर का वो पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन, 2 मार्कर का ऊपर पूछ लिया, 2 मार्कर का नीचे पूछ लिया, लेकिन पार्ट एक ही कंसिडर करेंगे क्योंकि 15 ही क्वेश्चन देने, 5 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर द रेस्ट एंड मोशन कॉल्ड द रिलेटिव कॉन्सेप्ट? क्यों रेस्ट और मोशन को हम रिलेटिवली कंसीडर करते हैं? और एक्सप्लेन विद 1 एग्जांपल। ये तो मैं मान के चल सकती हूँ कि एग्जामिनर अगर एनालिटिकल बनाएगा तो ये तो डालेगा ही डालेगा कि आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल देके। तो देखो इसके आंसर क्या है, हिंदी वाले ऐसे पढ़ ले, विश्राम और गति के साक्षेप क्या क्यों कहा जाता है, एक उदाहरण के सहित इनको समझाइए। ठीक है, आंसर देखो अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके क्वेश्चन की। आपको इंट्रोडक्शन लिख के नहीं आना है कि चलो ठीक है मैं अब इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ तो मैं एक इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल देता हूँ, नहीं, ये नहीं करना है। बॉडी में भी बॉडी नहीं डाल के आना है, कंक्लूजन में भी कंक्लूजन नहीं लिख के आना है। ठीक है, ये है लेसन ऑफ द डे, मतलब अतिरिक्त ज्ञान जैसे मैंने बोला आपको दूंगी, वो ये है कि आपको हेडिंग्स में ये इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन नहीं लिखना है। मतलब ये बहुत ही चाइल्डिश लगता है और आप अवॉइड करिएगा लिखना वो, लेकिन डिमार्केट कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है वाई पार्ट, व्हाट नहीं, हाउ नहीं, वाई। ठीक है, और जब भी एक्सप्लेन, वाई, डिस्क्राइब या एग्जामिन, व्हाट आर योर व्यूज इन योर कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, ऐसे करके अगर क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली वो पूछना चाह रहा है कि आप इसके अलावा और क्या जानते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जामिनर जिससे प्लेफुली सामने वाले स्टूडेंट्स को जानने की कोशिश करता है। ठीक, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं, सिंपल एंड वेरी सटीक डेफिनेशन के साथ में आपको लिखना है रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन। वाई पार्ट आपका आएगा बॉडी में। ठीक है, एक्सप्लेन डिपेंडेंस ऑन ऑब्जर्वर ऑन रेफरेंस फ्रेम विद एग्जांपल इन द बॉडी पार्ट। कंक्लूजन में नॉट एब्सोल्यूट रेस्ट और नो मोशन। देखो ये आपको सिर्फ अप्रोच मैंने बताई कि कैसे इस क्वेश्चन को तोड़ा गया है 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कैसे, एक में आपने डिफाइन किया है मोशन और इस रेस्ट को, सेकंड पार्ट में क्यों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये आपने बताया है, उसी में आपने एग्जांपल को कोड कर दिया टू जस्टिफाई योर सेकंड पार्ट, एंड देन आपने कंक्लूड किया है कि कोई एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन क्यों नहीं होता है। ठीक है, हिंदी वाले प्लीज आप इसको रेफर कर लो। अब देखो रेस्ट एंड मोशन आर कॉल्ड द रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स बिकॉज, देखो सिंपल, अगर 2 मार्कर है तो आपको क्या करना है,
मेरे हिसाब से अगर आपको एक आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा इस तरीके का, जहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया होगा, उसी में 2 पार्ट्स अगर उन्होंने डाले होंगे क्वेश्चन के, तो आपको उस आंसर स्क्रिप्ट में आधा ही पेज मिलेगा 2 मार्कर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का। तो आप उसमें कैसे एक्सप्लेन करोगे कि रेस्ट एंड मोशन आर कॉल्ड द रिलेटिव कांसेप्ट्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर एंड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन आपको देख रहा है और आप किस मूवमेंट, किस फ्रेम में आप चल रहे हो, क्या आपका सराउंडिंग है, व्हाट इज योर मीडियम, ठीक है। द सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर। मेरे हिसाब से सपोज मैं करूं, मैं बस का एग्जांपल सबसे अच्छा लेती हूँ। अगर मैं बस के बाहर से देख रही हूँ तो मेरे हिसाब से बस के अंदर बैठे व्यक्ति भी मूव कर रहे हैं और बस भी मूव कर रही है, लेकिन वहीं पे मैं अगर कंसीडर करूं मैं बस के अंदर खुद हूँ तो मैं रेस्ट पे हूँ और मेरे हिसाब से बस ही सिर्फ मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो यही वो कहना चाह रहा है कि ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर क्या है या मोशन में क्या है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो द सेम ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर एंड मोशन फॉर द अदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही तो लाइफ में होता है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है और सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, ये दोनों डिफरेंट है। आप जो चीज समझ रहे हो जरूरी नहीं है सामने वाला भी वही चीज समझ रहा हो, ठीक है। ये है लाइफ का फंडा। तो फॉर एग्जाम्पल अ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट, सेम एग्जाम्पल जो मैंने बताया, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, हेंस द रेस्ट एंड मोशन आर इन रिलेटिव नेचर, ठीक है। देखो कंक्लूड मैंने कैसे किया है, हेंस रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव इन नेचर, रिलेटेड टू द क्वेश्चन व्हाट इट आस्क्ड, ठीक। सेम हिंदी वालों के लिए भी है, आप देख लो एक बार। नाउ एग्जाम फ्रेंडली वर्ड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके आंसर में कुछ कीवर्ड्स उसे नहीं दिख रहे हैं या फिर अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इसमें, ब्रिलियंट। अगर आपने थोड़ा बहुत ये क्या है ऑब्जेक्ट के हिसाब से या प्लेन ड्रॉ करके या उसमें बस भी जल्दी से ड्रॉ कर दिया और बाहर एक इंसान को खड़ा कर दिया, एक बस के अंदर बिठा दिया, अगर ऐसा कुछ कर पा रहे हो बहुत फास्ट स्पीड से तो कर लो, ठीक है। मार्क्स तो 100% लाने के लिए, लेकिन नहीं है टाइम तो डोंट, मतलब वहां ड्रॉ करने पर बैठ जाना, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये है कि आप कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिलेटिव मोशन, ऑब्जर्वर, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, सराउंडिंग, ये कीवर्ड्स तो डेफिनेटली इस तरीके के आंसर्स में होने चाहिए। ये नहीं है तो अगर मैं भी हूँ आंसर चेक कर रही हूँ, मुझे लगा यार कुछ भी लिख दिया है, ठीक, काटो मार्क्स, काटो हाफ मार्क्स दो, ऐसा करेगा एग्जामिनर। तो इसलिए ट्राई करो ये कीवर्ड्स डालो। डायग्राम देखो, मैंने आपको बोला मूविंग ट्रेन, पैसेंजर इनसाइड, मूविंग ऑन प्लेटफॉर्म, जैसे भी आप एग्जाम्पल को कंसिडर करो वैसे आप एग्जाम हल्का सा ड्रॉ करके, जैसे आप कुछ भी मत करो, आप क्या करो एक ट्रैक बनाओ, दिस इज द ट्रैक, यहाँ पे लिखो ट्रेन, यहाँ पे एक डॉट बनाओ, यहाँ पे लिखो वन पर्सन, या फिर ये यहाँ ऐसे डायरेक्शन बना के मूविंग ट्रेन या मूविंग बस जरूर लिख देना और उसके अंदर पर्सन बिठा देना। देखो मैं आपको बताती हूँ बहुत जल्दी कैसे बना सकते हैं। ये प्लेन बनाया, यहाँ पे आपको लिखा ट्रैक, ये बस बनाई, यहाँ पे आपने लिखा मूविंग ट्रेन या मूविंग बस, यहाँ पे आपने पैसेंजर खड़ा किया, ऑब्जर्वर, बस आपको सिंपल डायग्राम और फिगर नेम, आपका मतलब सेट है मामला, ठीक है। लेबल ऑब्जर्वर ए एंड ऑब्जर्वर बी। अभी यहाँ पे जो आप इंसान ऐसे डॉट करके बनाओगे या फिर बॉक्स करके या फिर ऐसे ट्राइंगल करके उसको नीचे इंडिकेट कर दिया, आपने एक ट्राइंगल बस के अंदर बिठा दिया, उसे इंडिकेट कर दिया ऑब्जर्वर 1 और ये इंसान को बोल दिया ऑब्जर्वर 2, सिंपल, और फिगर नेम दे दिया। देखो बहुत मतलब इजी हो जाएगी आपके लिए काम करना। नाउ कम टू दिस पार्ट, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था कि इस मार्कर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन कर दो डिस्टेंस क्या होता है, डिफाइन कर दो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 1-1 मार्कर में आ सकता है, 2-2 मार्कर में आ सकता है कि इन्होंने दो पार्ट की जगह एक ही पार्ट दे दिया, यहाँ पे दूसरा पार्ट दे दिया, ऐसे भी पूछ सकते हैं। मतलब वो एग्जाम, देखो एग्जाम का पेपर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन पैटर्न मैं समझा रही हूँ कैसे आ सकता है, लेकिन आपके कंटेंट क्या हो सकता है और कैसे आप डिजाइन कर सकते हो वो मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें भी क्या करना है, मेंशन क्वांटिटीज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन, डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियरली और हाईलाइट द कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। देखो कैसे होता है कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। डिस्टेंस डिफाइन कर दिया, रोल लेंथ, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दो डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर दिया, वो ए और बी वाला जो मैंने बना के दिखाया था वो दोनों में आपने बना देना है, बीच में बनाना है और इसके फिगर नेम लिखना है फॉर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो,
ठीक है, फिगर लिखा, उसके नीचे लिख दिया पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है डायग्राम। ठीक है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द, अगर चाहो तो दोनों को अलग अलग बना दो, चाहो तो, और हाँ बहुत अच्छा तो चीज है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल करके सॉल्व कर दो। जैसे आपने डिस्टेंस ए, पोजीशन ए टू बी आपने माना 3 और बी टू ए आपने माना 4, तो टोटल डिस्टेंस ए प्लस बी करके 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। वेयर डिस्प्लेसमेंट में ए और बी की पोजीशन मानना और यहाँ से डायग्राम बनाना, यहाँ पे कुछ कुछ पोजीशन मानना, तो उसमें से क्या करना, फाइनल से माइनस कर देना इनिशियल वाले को, तो जो भी आंसर आएगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। मतलब ऐसे फॉर्मूले के फॉर्म में भी आप उसको आंसर्स में डाल सकते हो। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डिफरेंस तो आप 2-3 डाल सकते थे और भी, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स के लिए डाला है यहाँ पे, मतलब रेफरेंस के लिए कि आप ऐसे डाल सकते हो। कीवर्ड्स इसमें क्या थे, स्केलर, वेक्टर, शॉर्टेस्ट पाथ एंड एक्चुअल पाथ, और मैंने एग्जांपल यहाँ पे नहीं डाला है, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे डालना है, वो आप ग्राफ के फॉर्मेट में डाल दो या क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल दो, जैसा जैसा आपका मन करे डाल दो। ठीक है, वो हर किसी के इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है और हर कोई जैसे वहां पे परफॉर्म कर पा रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, जिगजैग पाथ बिटवीन ए बी, जैसे मैंने आपको समझाया, या स्ट्रेट एरो बना के डिस्प्लेसमेंट को शो कर सकते हैं ए और बी में, ये आपका कीवर्ड से क्या आप ऐसे डायग्राम को पॉइंट आउट कर सकते थे। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट विच इज, मतलब 4 मार्क्स के लिए तीसरा क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है, एक्सप्लेन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। मेरी बात मानो, अगर एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो एग्जांपल जरूर पूछेगा। इसकी अप्रोच देख लो, मोशन को डिफाइन करना है बेस्ड ऑन टाइम, फिर यूनिफॉर्म मोशन के डेफिनेशन फीचर एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म के डेफिनेशन फीचर एग्जांपल, चाहो तो ये टेबल में भी डाल सकते हो, और की डिफरेंस इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कंक्लूजन में डाल सकते हो। सॉरी, यूनिफॉर्म मोशन इज द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स द इक्वल डिस्टेंस। मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन आपको लिखना है और इसके एग्जांपल लिखने हैं, चाहो तो यहाँ पे ग्राफ भी डाल सकते हो। आई एम सॉरी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है वो भी आप डाल सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस, इंटरवल टाइम, वेलोसिटी चेंजेस, और उसके भी आप यहाँ पर ग्राफ को डाल सकते हो। ये आप, मैंने बताया ट्रैफिक लाइट या कार को मूव कर रहे हो, ट्रैफिक लाइट के रेफरेंस में आप नॉन यूनिफॉर्म को शो कर सकते हो। जैसा आपका जो भी, देखो इंटरनेट पे तो बहुत बतेरा, गूगल करोगे, डायग्राम सर्च करोगे पर्टिकुलर पॉइंट डाल के, तो बहुत सारे एग्जांपल्स और पॉइंट्स आ जाएंगे। मैं अगर कंटेंट टीम मतलब मेरे साथ होती तो मैं ये सब उनको बोलती कि करो, ये सारे डाल दो उनके साथ में, और एक बहुत बढ़िया सा मॉड्यूल प्रिपेयर करके दे दो, ताकि आपको कई बार भागना ही नहीं पड़े। लेकिन थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लो इसमें, आप कि आप एग्जाम्पल्स और उसके डायग्राम्स को ढूंढ ढूंढ के इन सारे क्वेश्चंस के साइड में लिख के दो, और मैं जो क्वेश्चंस आपको वहां पे रोज दिया करूंगी लिखने के लिए, मैं चाहूंगी कि आप उन सब में ये सब चीजें ढूंढ के डालो, ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो कि कैसे हम सर्च करते हैं और कैसे हम अपने आंसर्स को बेटर बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली इक्वल इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंसेस, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्ट्रेट ग्राफ, ये सब चाहिए आपके एग्जामिनर को। मतलब अगर वो आंख गड़ाए बैठे है किसी अच्छी कॉपी के लिए, तो वो इसी सब चीज के लिए आंख गड़ा के बैठा है कि आपने ग्राफ डाला है, अपने आप से क्वेश्चन को फॉर्म करके एग्जाम्पल के फॉर्मेट में डाल दिया है, या फिर कोई इनोवेटिव तरीका ढूंढना है उसे प्रेजेंट करने का, एरोस का यूज किया, फ्लो चार्ट डाले हुए, तो ये सब तो आपका एग्जामिनर भी आपसे डिमांड करता है। नाउ ये तो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ था कि रेफरेंस के लिए देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट में, आप याद कर लो, मतलब किसी क्वेश्चन में आप पूछता है आपसे मेंस में, तो ये ऐसा करके आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ये रहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डेफिनेशंस और डिफरेंसेस दे सकते हो, और ये डायग्राम बना के एग्जैक्टली एज इट इज आ सकते हो। डेफिनेटली आपसे मार्क्स कोई ही नहीं छीन सकता है। डेफिनेशन का हेडिंग डालना है, यहाँ पर हेडिंग डालना है, डेफिनेशन का हेडिंग डाला, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स में कंसीडर कर जाता है। जैसे मैंने तो यहाँ पे सिंपल यहीं पे डेफिनेशन और ये सब दे दिया। अब आपको ये रिपीटेडली एग्जाम में नहीं लिखना पड़े, तो आप क्या कर सकते थे, आपने टेबल बनाई, यहाँ पे 3 पार्ट में रखा, यहाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डाला कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे लिखा आपने डेफिनेशन, स्केलर क्वांटिटी, पाथ डेवलपमेंट, पॉजिटिव, मतलब पाथ इंडिपेंडेंस या पाथ डिपेंडेंट, यहाँ पे सिर्फ पाथ लिख दिया एक जगह। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऐसे करके, मतलब इनोवेटिवली जितना सोच सकते हो उतना सोच लो, और फॉर्मुलाइज। तो ये जो मेन हेडिंग्स है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक में एक ही साइड आ गई, और यहाँ पे डिफरेंसेस में जो मेन पॉइंट्स है वो आ गए। तो ये है आपका इनोवेटिव तरीका जल्दी सॉल्व करने का, मतलब जल्दी लिखने का, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करने का। और आपने डायग्राम पर्टिकुलरली बॉक्स में डाल दिया, और ट्राई करो कि इन डायग्राम के नेम जरूर करो। ठीक है, और इज ऑलवेज वन। सो दैट इज इट। आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि कैसे हम आंसर्स को लिख सकते हैं और कितने अच्छे से हम
अपने फ्लो चार्ट और ये सब वगैरह इंक्लूड करके अपना आंसर होलिस्टिक बना सकते हैं। अब रोज इसी तरह की वीडियो आके एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको हर एक पार्ट को दे दूंगी। मैंने अभी ये वीडियो शूट कर लिया, नाउ आई विल बी शूटिंग फॉर द ग्रेविटेशन एंड प्लीज ज्वाइन माय चैनल। और दोज ऑफ यू आर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ऑल्सो। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हो, अगर आपको कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और फॉरवर्ड करो उनको जिनको एक्चुअल में इसकी नीड है। टीजीटी साइंस के लिए तो डेफिनेटली आप फॉलो कर लो, मतलब आपको जितना पॉसिबल हो सकता है मैं सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रही हूँ फॉर दी बेटर एंड बेटर सिलेक्शंस। तो जितना अच्छा आप कर पाओगे, जितने फ्री इनिशिएटिव आपको मिल रहे हैं, मतलब फ्री एजुकेशन इज द गॉड, तो आपको जहां से जैसे भी मिल रही है आप बटोर लो और उन सबको इम्प्लीमेंट करो और अच्छे से और अपने आप को रिफाइन करो। जितना बोलते हैं ना, लोहा जब तक तपता नहीं है तब तक अच्छा नहीं बनता है, सेम वैसे ही केस आपके साथ होना चाहिए। आप जितना हो सके अपने आप को इस प्रिपरेशन में झोंक दो, 8 घंटे पढ़ाई करो। मैंने तो सबसे डिमांड करना स्टार्ट भी कर दिया कि प्लीज गो एंड पोस्ट ऑन माय टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप दैट यू आर स्टडीइंग फॉर 8 आवर्स एटलीस्ट फॉर द मेंस पार्ट। जिनका सिलेक्शन हो गया और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो एटलीस्ट फेज 3 के लिए ये तो पहले से ही करके रख ले। ये प्री प्लानिंग है उनकी। अगर उनके पास में ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड मॉडल आंसर्स प्रेजेंट है, ऑलरेडी कंटेंट प्रेजेंट है, तो उनको कौन सिलेक्शन से रोकेगा? रिवीजन ही तो सिर्फ करना होगा। और ये तो आप देखो, ये पढ़ाई तो आपकी वेस्ट जाने वाली नहीं है। DSSB के एग्जाम आ रहा है, उसमें ये की डिटेल्स पूछते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 होता है या नहीं होता है, क्या डिस्टेंस 0 होती है, ये सारे क्वेश्चन तो पूछ जाते हैं। तो आप प्लीज ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मोर कंटेंट अगर आपको इस तरीके का चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। आई एम so इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोस एंड मेकिंग कंटेंट एंड गिविंग यू व्हाट आई हैव एंड प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट मटेरियल विच आई कैन, ठीक है? एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट चार्जिंग फॉर एनीथिंग। थैंक यू एंड प्लीज ज्वाइन।